इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का विनर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी करना है। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द कर्नाटका असेंबली? कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटें हैं? ऑप्शंस हैं 234, 220, 224 या फिर 180। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। Who will be the Chief Executive Officer and Managing Director of NIIFL on an interim basis? NIIFL के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, राजीव धार। आपको जानना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने राजीव धार, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं फिलहाल, इन्हें इंटरिम बेसिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है NIIFL का। आपको जानना चाहिए, सुजोय बोस को सक्सीड करेंगे। NIIFL के बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, 3 तरह के फंड्स हैं, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। तो इनके तहत $4.3 बिलियन की इक्विटी कैपिटल को ये मैनेज करता है NIIFL, और इसकी स्थापना फरवरी 2015 में की गई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है। विच सिटी होस्टेड द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? किस शहर ने 6ठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, ढाका। आपको जानना चाहिए, बांग्लादेश ने हाल ही में 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है 12 से 13 मई के बीच ढाका में, और हाई लेवल गवर्नमेंट डेलीगेशंस, थिंक टैंक्स फ्रॉम अबाउट 25 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है, और इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर। आपको जानना चाहिए, जो 6th एडिशन रहा इस कॉन्फ्रेंस का, इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया फाउंडेशन द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश एंड S राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया। Which among the following was conferred CDS Unit Citations Award for their exemplary performance for the year 2021-22? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021-22 के लिए उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए CDS यूनिट प्रशस्ति पत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस या फिर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड या कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। तो सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। आपको जानना चाहिए, 2021-22 में एक्सेम्पलरी परफॉर्मेंस के लिए जनरल अनिल चौहान, जो कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं, इन्होंने CDS यूनिट साइटेशंस अवार्ड दिए हैं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद को और 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस को। आपको जानना चाहिए, जब हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया था 2019 में, उसी के बाद ये CDS यूनिट साइटेशंस अवार्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे, ताकि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन को बूस्ट मिल सके। हाउ मच ग्रोथ इन कोल प्रोडक्शन हैज़ इंडिया एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 to 2019 टू फाइनेंशियल ईयर 2022-23? भारत में वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कोयला उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 22.6%।
आपको जानना चाहिए जो भारत का डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है ये पिछले 5 सालों में 22.6% तक ग्रो किया है। अगर हम नंबर्स में देखें तो देखिए 2022-23 में जो हमारा कोल प्रोडक्शन है, हमारे देश का ओवरऑल कोल प्रोडक्शन ये 893.08 मिलियन टन्स का रहा है, जबकि यही 2018-2019 में 728.72 मिलियन टन्स का था, यानी कि 22.6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। बात कोल की हो रही है तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको जानना चाहिए, भारत में कोल का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये छत्तीसगढ़ है और सबसे ज़्यादा कोल के रिजर्व झारखंड में है। इस लाइन को आप अभी नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, खास करके कोल से संबंधित तो पूछा ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में। और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। एक क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया। तो 4 ऑप्शन थे और इसमें सही आंसर ऑप्शन बी रहा, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, 1920 में इस्टेब्लिश की गई थी। Ministry of Housing and Urban Affairs signed an MOU with which agency for technical assistance for solid waste management under स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, राइट्स। देखिए जो अर्बन एरिया है, खास करके जहाँ पर 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर अर्बन सैनिटेशन के लिए यूज्ड वाटर मैनेजमेंट UWM ये काफ़ी हेल्पफुल कंपोनेंट रहा है। तो इसी सॉलिड वेस्ट एंड यूज्ड वाटर मैनेजमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, तेज़ी लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है राइट्स लिमिटेड के साथ, ताकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन वाटर मैनेजमेंट है इससे संबंधित टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। The RBI has imposed a monetary penalty of rupees 2.92 crore on which bank for non-compliance with the provisions of directions issued by Reserve Bank। RBI ने रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने के लिए किस बैंक पे 2.92 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन ए है, कैनरा बैंक। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैनरा बैंक पर 2.92 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, क्योंकि RBI के कुछ नॉर्म्स इसने फॉलो नहीं किए हैं, जैसे कि लिंक्ड इंटरेस्ट रेट्स टू एक्सटर्नल बेंचमार्क, और इसने सेविंग अकाउंट्स जो है इन एलिजिबल एंटिटीज़ के ओपन किए हैं, इससे संबंधित ये पेनल्टी लगाई गई है। कैनरा बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO के सत्यनारायण राजू हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। हाल ही हमने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये देखा था कैनरा बैंक से संबंधित कि कैनरा बैंक और भारत बिल पे इन्होंने टाई अप किया है, ताकि जो इंडियन डायस्पोरा है जो ओमान में रहती है उसको क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट की सुविधा प्रोवाइड की जा सके। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट? कौन सी संस्था ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट का आयोजन कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, GFIN। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन 13 इंटरनेशनल रेगुलेटर्स में है जो ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क GFIN द्वारा आयोजित फर्स्ट एवर ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको जानना चाहिए जो GFIN है ये फाइनेंशियल इनोवेशन को सपोर्ट करता है, ताकि कस्टमर्स को जो है इससे फ़ायदा हो सके, ठीक है। और फिलहाल इसको जो चेयर किया जाता है, जो इसकी अध्यक्षता करता है, वो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है। तो इसमें RBI भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और भारत में जो फर्म्स हैं फाइनेंशियल संबंधित जो फर्म्स हैं जो फाइनेंशियल इनोवेशन जो है के फील्ड में हैं, उनको RBI इनवाइट करता है कि आप इस ग्रीन वॉशिंग टैक्स स्प्रिंट में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। तो RBI इसका मेंबर होने के साथ साथ भारत में जो संस्थाएं हैं उनको इनवाइट कर रही है कि आप इस कंपटीशन में पार्ट लीजिए। इसको होस्ट किया जा रहा है UKFCA डिजिटल सैंडबॉक्स, ठीक है, पर ये एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल सैंडबॉक्स, इस पर इसको आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि यहाँ पर एक टूल आपको ऐसा बनाना है, जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक ऐसा टूल बनाना है ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज में जो ग्रीन वॉशिंग का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको पहचाना जा सके, उसको दूर कर सके। आगे हम देखेंगे ग्रीन वॉशिंग क्या होती है। लिखा है ना यहाँ पर, द टेक स्प्रिंट विल बी
टू डेवलप अ टूल और सोल्यूशन दैट कैन हेल्प रेगुलेटर्स एंड मार्केट इफेक्टिवली टैकल द रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जो टैग स्प्रिंट है ये 5 जून से शुरू होगा और 3 महीने तक चलेगा। उसके बाद फिर सितंबर 2023 में शोकेस किया जाएगा जो भी प्रोडक्ट है। अब देखिए ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कोई कंपनी, ठीक है, या कोई यूनिट इस तरह का उत्पाद बना रही है, इस तरह का प्रोडक्ट बना रही है जिसे वो इस तरह से दर्शा रही है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। देखिए ग्रीन वॉशिंग इज मार्केटिंग दैट पोर्ट्रेज एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट्स एक्टिविटीज़ और पॉलिसीज एज प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंटल और सोशल आउटकम्स और अवॉइडिंग एनवायरमेंटल और सोशल हार्म व्हेन दिस इज़ नॉट द केस। आप नाम में ही देखिए ग्रीन वॉशिंग यानी कि हरा वॉशिंग है ना। आप जो है माइंड को वॉश करते रहे हो ग्रीन कहकर। आप कह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन वो असलियत में ऐसा है नहीं। जैसे 2015 की बात करें तो फॉक्सवैगन ने कहा कि हमारे जो डीजल इंजन है ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, ठीक है, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट हमारे जो डीजल इंजन है ये हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा केस नहीं था। आपने देखा भी था, काफ़ी विवाद हुआ था। और साथ ही अगर हम देखें जो मैकडी है, मैकडॉनल्ड्स, इन्होंने कहा था कि जो हमारे जो प्लास्टिक स्ट्रॉ हैं उनको हम पेपर स्ट्रॉ से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन जब पेपर स्ट्रॉ भी आए तो देखा कि वो तो रिसाइकलेबल ही नहीं है ना। तो फ़ायदा क्या हुआ उन पेपर स्ट्रॉ का जब वो रिसाइकल ही नहीं किए जा सकते। तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। आप दावा तो कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पर ऐसा नहीं है। बाकी आपको जानना चाहिए ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क GFIN, इसको जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था कई सारे जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है, और 70 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। और इस तरह का फाइनेंशियल इनोवेशन ये डेवलप करती रहती हैं ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट में इस तरह की इनोवेशन बनी रहे, ठगा ना जा सके कंज्यूमर्स को। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड CVV फ्री टोकेनाइज्ड ट्रांजैक्शंस फॉर डोमेस्टिक पेमेंट्स इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में घरेलू भुगतानों के लिए CVV मुक्त टोकन युक्त लेन देन शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए वीज़ा है। देखिए वीज़ा जिसके CEO रियान मैकलोनरी हैं, तो एक ये डिजिटल पेमेंट्स कंपनी आप सभी जानते हैं, वीज़ा का नाम तो आपने सुना ही है। इन्होंने CVV फ्री टोकेनाइज्ड ट्रांजैक्शंस जो है लॉन्च की है भारत में डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए। तो इसी के साथ ये फर्स्ट पेमेंट नेटवर्क बन गया है जिसने इस फीचर को लॉन्च किया है, ठीक है। तो वो CVV जो डालना पड़ता है ना, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, वो अब डालने की नीड नहीं है। आप सभी जानते हैं CVV 3 या 4 डिजिट नंबर होता है, आपके बैक साइड में होता है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के। और जब हम फॉर्म भरते थे पहले, है ना, आपको याद होगा, फॉर्म भरते हुए कार्ड का पीछे से फिर वो CVV डालना पड़ता था, है ना। अब तो पेमेंट कर देते हैं UPI से ही, तो ये जो है अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी CVV की। AR खलील, अ फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन, पास्ट अवे ऑन May 10। ही प्लेड विच स्पोर्ट। पूर्व खिलाड़ी AR खलील का 10 मई को निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है फुटबॉल। देखिए फॉर्मर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर AR खलील, इनका हाल ही में निधन हो गया है 91 वर्ष की उम्र में। आपको बता दें कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और जवाहर जूनियर फुटबॉल क्लब को भी इन्होंने रन किया है, ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, ठीक है। और क्रिकेट फुटबॉल इन्होंने खेला भी है कई सालों तक। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। एंटोनियो कार्बेजल, ये मैक्सिकन गोलकीपर रहे हैं और ये फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। इनका भी हाल ही में निधन हो गया 93 की एज में। साथ ही जाने माने कॉर्पोरेट लॉयर एंड फाउंडर ऑफ लॉ फर्म लूथरा एंड लूथरा, राजीव लूथरा, इनका हाल ही में निधन हो गया 67 की एज में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ लेविड 4,000 crore rupees environmental compensation on which state for failing waste management। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के लिए किस राज्य पर 4,000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 4,000 करोड़ रुपए का एनवायरमेंटल कंपनसेशन जो है बिहार को भरने के लिए कहा है, क्योंकि इसने सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो है अच्छा कार्य नहीं किया है, पूरी तरह से फेल रहा है। तो NGT के चेयरपर्सन AK गोयल हैं, आप सभी जानते हैं, तो इनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है।
और 2 महीने के अंतर अंतर एक अलग से अकाउंट में इस पैसे को डिपॉजिट करना है और इस पैसे का जो प्रयोग है वो स्टेट में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ही यूज़ किया जाएगा। बिहार से संबंधित ही एक और करंट न्यूज़ आप जान लीजिए कि यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव, इन्होंने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है ताकि राज्य में जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। जो भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं उनको इस तरह की सुविधाएं दी जाएं, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, उनमें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, इसलिए ये मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। विच IIT रिसेंटली अनवेल्ड न्यू लैब्स टू ड्राइव इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन? किस IIT ने हाल ही में भारतीय स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन उद्देश्यों के लिए नई प्रयोगशालाओं का अनावरण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी IIT रुड़की है। देखिए IIT रुड़की की ही बिल्डिंग है, काफ़ी सुंदर है। देखिए 2 नई लैब्स IIT रुड़की में इनोग्रेट की गई हैं। एक है रिन्यूएबल ग्रिड इंटीग्रेशन लैबोरेटरी, दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन लैबोरेटरी, ठीक है। इसको हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ द IIT रुड़की में सेटअप किया गया है। तो भारत के जो भी उद्देश्य है क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन करने का, तो उसमें यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। हम नेट जीरो कार्बन एनर्जी भी जो है अचीव करना चाहते हैं 2070 तक, तो उसके लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये लैब्स रहने वाली है। इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द बुलंद भारत एक्सरसाइज? भारतीय सेना ने किस राज्य में बुलंद भारत अभ्यास किया है? सही आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश है। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी ने हाल ही में बुलंद भारत एक्सरसाइज किया है इन द लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंजेस ऑफ द ईस्टर्न थिएटर, और कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है ये एक इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज रही है, इंडियन आर्मी द्वारा कंडक्ट की गई है। विच कंट्रीज ऑथर फातिमा असगर हैज़ वॉन द फर्स्ट कैरोल सील्ड्स प्राइज फॉर फिक्शन? किस देश की लेखिका फातिमा असगर ने फिक्शन के लिए पहला कैरोल सील्ड्स पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है US। देखिए एक नोवेल है फातिमा असगर जो कि US की पोइट और स्क्रीन राइटर हैं। इनका डेब्यू नोवेल रहा है व्हेन वी वर सिस्टर्स। तो इस नोवेल को कैरोल सीड्स प्राइज फॉर फिक्शन मिला है। इसी के साथ उन्होंने $150,000 US का इनाम भी इसमें जीता है। तो आपको बता दें ये जो अवार्ड है ये किसी भी वुमेन को दिया जाता है जिसने कोई रचना की हो, और वो जो है US या कनाडा का होना चाहिए या होनी चाहिए। Who has been appointed as the new managing director of Puma India? Puma India के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है कार्तिक बालगोपालन। देखिए जर्मन स्पोर्ट्स वियर रिटेलर प्यूमा ने कार्तिक बालगोपालन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है प्यूमा इंडिया के लिए, मतलब भारत में जो इसका बिजनेस है। ये अभिषेक गांगुली को सक्सीड करेंगे। अभिषेक गांगुली पिछले 17 साल से प्यूमा के साथ हैं, 2014 से MD रहे हैं भारत में प्यूमा के। Which poet was conferred the award for the best absolute performance for the year 2022-23? किस बंदरगाह को वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है दीनदयाल पोर्ट कांदला। देखिए आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने हाल ही में हरित सागर जो कि ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस हैं इनको लॉन्च किया है। और स्पेसिफिकली बात करें तो जो सर्बानंद सोनोवाल हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष, इनके द्वारा ये गाइडलाइंस जो है लॉन्च की गई है। इसमें केवल इतना ही जानने के लिए था। इस मौके पर जो मेजर पोर्ट्स हैं उनको अवार्ड्स दिए गए फिस्कल ईयर 2022-23 में उनकी परफॉर्मेंस के लिए। तो अवार्ड्स देख लेते हैं। तो बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 2022-23 ये गया है दीनदयाल पोर्ट कांदला को। ठीक है, हाईएस्ट कार्गो हैंडल किया है 137.56 MMT का। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो है जो अवार्ड दिया गया है वो टर्न अराउंड टाइम के लिए दिया गया है। पैरादीप पोर्ट को मिला है परफॉर्मेंस शील्ड ऑन शिप बर्थ डे आउटपुट। कामराजर पोर्ट को मिला है प्री बर्थिंग डिटेंशन टाइम के लिए। कोचिंग पोर्ट को मिला है परफॉर्मेंस शील्ड इन टर्न अराउंड टाइम। अवार्ड फॉर बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दिया गया है पैरादीप पोर्ट को। वहीं इंक्रीमेंटल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है मुर्मुगांव पोर्ट को फॉर बेस्ट शिप बर्थ डे आउटपुट। और वहीं कामराजर पोर्ट को दिया गया है बेस्ट प्री बर्थिंग डिटेंशन टाइम के लिए। वहीं बेस्ट पोर्ट का अवार्ड दिया गया है पैरादीप पोर्ट को ऑन ओवरऑल एनुअल परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉन कार्गो हैंडलिंग एवरेज टर्न अराउंड टाइम शिप बर्थडे आउटपुट एंड आइडल टाइम एट बर्थ ऑपरेटिंग रेशियो एंड प्री बर्थिंग डिटेंशन, इन सभी के लिए। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं।
हु वॉज पाकिस्तान्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? लियाकत अली खान. पलक दिल या पलक लेक is the largest natural lake in which state? Mizoram. Which nation has the Arab League decided to readmit after more than a decade of isolation? Syria. Presently, Office of RBI Ombudsman are functioning from how many locations across India? 22. As per which section of the RBI Act 1934, RBI has the right to transact government business of the union in India? Answer is section 21. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगे CDS के एग्जाम में जो पूछे गए उनको देख लेते हैं, आपके इसी फाइनेंस से संबंधित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ बोरोवर फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज़ नॉट करेक्ट? हाल ही में भी एक हफ्ते पहले मैंने आपको माइक्रो फाइनेंस के बारे में पूरा डिटेल बताया था एक अलग से स्लाइड में। अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। इसमें हमें ये बताना है कि माइक्रो फाइनेंस से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी से और बोरोवर, जो बोरोवर है उसके सापेक्ष में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कोई लोन ले रहा है, द बोरोवर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड द लिमिट। सही बात है, एक लिमिट होती है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस की बात करें, माइक्रो फाइनेंस लोन ले रहे हैं तो एक लिमिट होती है। RBI द्वारा 3 लाख रुपए तक का जो लोन है उसको माइक्रो फाइनेंस लोन कहा गया है। ठीक है, तो ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका जो है बिल्कुल सही है। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? नॉट करेक्ट। तो पहले वाला हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि करेक्ट है। बोरोवर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड द लिमिट, बिल्कुल सही है कि लिमिट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज़ टू ऑफर अ कोलेट्रल, इसको भी देखेंगे। चौथा देखते हैं, द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज़ टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर। देखिए इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, लोन ले रहे हैं। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज़ टू ऑफर अ कोलेट्रल, यही जो है गलत स्टेटमेंट है। क्यों है? मैंने आपको बताया था कि माइक्रो फाइनेंस जो आप करते हैं, जो लोन लेते हैं, ठीक है, उसका मकसद ये होता है कि उस तबके को लोन देना जिसको फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो इसमें कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती है, कोलेट्रल रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज़ टू ऑफर ए कोलेट्रल। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, तो बोरोवर रिफ्यूज़ कर सकता है कोलेट्रल देने के लिए। यहाँ पर लिखा है बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज़ टू ऑफर ए कोलेट्रल। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। यहाँ देखिए, ऑल कोलेट्रल फ्री लोन्स टू इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू लो इनकम हाउस होल्ड्स, दैट इज हाउस होल्ड्स हैविंग एनुअल इनकम अप टू 3 लाख रुपीज़ आर ट्रीटेड एज माइक्रो फाइनेंस लोन्स। ये कटिंग मैंने RBI की साइट से ली है। ठीक है, तो कोलेट्रल फ्री लोन होता है ये। एक क्वेश्चन और देखिए CDS का ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज नॉट करेक्ट? NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल सही है। NBFCs कैन नॉट गिव लोन्स, ये तो गलत हो गया, लोन तो देंगे, उनका काम कैसे चलेगा। NBFCs कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स, बिल्कुल सही है। NBFCs कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है? ये NBFCs कैन नॉट गिव लोन्स। बाकी के जो A, C and D हैं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, NBFC में जो डिपॉजिट होता है वो जो आपका ये DICGC होता है, इसके द्वारा इंश्योर नहीं रहता है। ठीक है, तो NBFC लोन दे सकते हैं, तो आंसर B है इसका। देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों के CDS के क्वेश्चन कर लें, उसमें जो इकोनॉमिक और फाइनेंस से संबंधित है, तो कई सारे फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप पिछले 4-5 साल के तो CDS के कर ही लें। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनेंस से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा, आपके बेसिक्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए, NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, NBFCs डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFCs अनलाइक इन केस ऑफ बैंक्स। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड ₹5 लाख इंश्योरेंस स्कीम फॉर टोडी टेपर्स? इन विच स्टेट इज द सीड फेस्टिवल बिहान मेला सेलिब्रेटेड बाय द कोन ट्राइब? Name the director DRDO engineers in Pune who was arrested in a suspected case of honey trap. Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis unveiled a statue of Maratha warrior king Chhatrapati Shivaji Maharaj in which country? Which section of the RBI Act 1934 mandates the RBI to undertake the receipts and payments of the central government and to carry out the exchange, remittance and other banking operations? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।